नमस्कार दोस्तों, ड्रीम अचीवर्स चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विश्वास दीक्षित एक बार फिर से आपको आपके अपने चैनल ड्रीम अचीवर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का, और ये हमारी फटाफट सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और जो प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं उनको आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। इसको हम उदाहरण के तरह से समझते हैं कि जो कैमरे से जो हम फोटो लेते हैं वो हमारी रियल इमेज का एक उदाहरण है, यानी वास्तविक इमेज का उदाहरण है। और जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब का एक उदाहरण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं और उसके बाद हटते हैं तो हमारी इमेज वहाँ से चली जाती है, तो इस वजह से उसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो जो मास्टर ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, और इसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। और मास्टर ग्रंथि इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये बाकी ग्रंथियाँ जो हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है, इस वजह से इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान में आईबीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? आईबीएफ का जो पूर्ण रूप होता है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। आईबीएफ का पूर्ण रूप ये एक आधुनिक तकनीक है जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो जो बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण होता है वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैटरी जो होती है उसमें केमिकल भरा होता है, और केमिकल होने की वजह से उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। और जब बैटरी का हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो हम इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हम उसका प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इसका ये किसका रूपांतरण है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी अम्ल और किसी क्षार के मध्य जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। चला इसको भी हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जब ये अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो इसमें एक साल्ट बनता है, ठीक है। तो अगर ये पूछा भी जा सकता है किसी अम्ल और किसी क्षार के मध्य होने से क्या प्रोडक्ट बनता है, तो वो आपका साल्ट बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि हमने क्या ले रखा है, एक एसिड ले लिया है और एक हमने ले लिया है आपका बेस यानी क्षार ले लिया है, ठीक है, HCl और NaOH। अब जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? आपका NaCl बनता है। जो NaCl क्या है? एक कॉमन साल्ट है, और साथ में इसमें वाटर भी रिलीज होता है। तो आप देख रहे हैं कि अम्ल और किसी क्षार के मध्य होने वाली क्रिया से जो प्रोडक्ट बनता है वो एक साल्ट बनता है। और ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि ना तो इसमें अम्ल का प्रभाव दिखता है और ना ही इसमें क्षार का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो आमाशय से मतलब होता है पेट में। मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। जब भी हम कई बार क्या खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जैसे दावत वगैरह में ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो ये एसिड ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है, तभी हम कहते हैं कि पेट में हमारे क्या हो रही है? एसिडिटी बन रही है। तो पेट में कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये क्या करता है? जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, तथा फूड को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का भी ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के किस घटक का कार्य द्रव्य को संश्लेषित कर अंतरकोश की लक्ष्य तक पहुंचाना या बाहर स्रावित करना है? तो ये कोशिका का कौन सा अंग है जो ऐसा काम करता है? तो वो होता है गोल्जी का है, ठीक है। अब गोल्जी का इसको क्यों बोलते हैं कि एक वैज्ञानिक थे कैमिलियो गाल्जी, जिन्होंने इसकी खोज की थी, और उन्हीं के नाम से इसका नाम क्या कर दिया गया? गाल्जी काय कर दिया। इसका काम क्या होता है? चीज़ों की पैकेजिंग करना, ठीक है, और दूसरी जगह भेजना होता है। तो द्रव्य को भेजने का काम कौन करता है? गोल्जी काय करता है, ठीक। अब ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर अंग को क्या होती है? ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो वहाँ ज़्यादा एनर्जी भेजने का काम कौन करता है? वो आपका गोल्जी काय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो टमाटर होता है उसमें से ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार ये पेपर में पूछा गया। जो मैलिक एसिड होता है वो आपका सेब में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है? सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है, और सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो बेरी रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की कौन सी अवस्था प्लाज्मा को पदार्थ की कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो जो प्लाज्मा है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, और चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा है। इसके बाद एक और अवस्था होती है जिसको हम 5वीं अवस्था बोलते हैं, वो क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है,
ठीक है, तो 5वीं पूछी जाए तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो जो ड्राई आइस है ये शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, और ये पेपर में जो है आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया और आगामी एग्जामों के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो मनुष्य की लार है उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, जो हमारे फूड में स्टार्च होता है, ठीक है, फूड में क्या होता है, स्टार्च जो होता है उसको माल्टेज में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो ये टाइलिन का काम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब मापने का यंत्र है। तो जो रक्तदाब मापा जाता है वो स्फिग्मो मैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। बैरोमीटर से हम दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर आर्द्रता से संबंधित है, और जो ईसीजी है वो हृदय की जांच से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो जो केचुआ होता है उसमें 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा होता है? तो जो सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा होता है वो हैप्लोपोपस ग्रैसिलस होता है, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा है। हार्डविचिया और वाइनेका जो पौधा है ये सबसे भारी काष्ठीय पौधा है, लकड़ी का सबसे भारी पौधा है, ठीक है। और साइकस जो होता है वो सबसे बड़ा बीजांड होता है। तो ये याद रखेंगे, हैप्लोपोपस ग्रैसिलस सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लौंग पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होती है? तो जो लौंग है पौधे की फूल की कली से प्राप्त होती है। तो फोर्थ ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, लौंग पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होती है, फूल की कली से। याद रखेंगे आप लोग। गोताखोरों द्वारा अधिक गहराई में जाने पर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो जो गोताखोर कौन सी गैस ले जाते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ दबाव बहुत ज़्यादा होता है। हीलियम का सिंबल क्या होता है, He होता है, और ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? जो स्ट्रेंजर गैस है वो जिनान को हम स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। तो यहाँ जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, रेडान, जिनान, क्रिप्टान और आर्गन, ये सारी की सारी क्या हैं, आपकी नोवल गैसेज हैं। क्या हैं, आपकी नोवल गैसेज हैं। हम 0 ग्रुप की भी गैसेज इनको बोल सकते हैं, या 18 ग्रुप वाली भी गैसेज हम इसको बोल सकते हैं। तो ये याद रखेंगे, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, 0 ग्रुप एलिमेंट। तो इसका आंसर कौन सा है, जेनॉन है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। गैलेना जो है लेड का एक अयस्क है, और लेड का सिंबल क्या होता है, Pb होता है। लेड का सिंबल Pb होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं? तो जो वृक्षों से संबंधित शाखा है वो होती है आपकी डेंड्रोलॉजी। क्या होती है, डेंड्रोलॉजी। और फलों जो पोमोलॉजी होती है वो फल से संबंधित होती है। तो इसका आंसर क्या है, डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि सरल लोलक की दूरी की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो आवर्तकाल होता है वो उसका क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। इसको हम फार्मूले से समझेंगे कि जो आवर्तकाल का फार्मूला होता है T = 2π√L/G। L की जगह अगर हम क्या कर दें, 4L कर दें, यानी 4 रखते हैं, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो कितना आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसको आप लोग आई होप समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? जो अश्व शक्ति होती है जिसको हम हॉर्स पावर यानी HP बोलते हैं, और ये कितने वाट के बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। तो हॉर्स पावर 746 वाट के। जो 1000 वाट है वो किलोवाट, 1 किलोवाट की वैल्यू 1000 वाट होती है। ये भी याद रखेंगे, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो वो 1000 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी है, विस्थापन। ठीक है, अब हम ये पहचानते कैसे हैं कि सदिश राशि जो होती है उसमें परिमाण होना चाहिए। परिमाण से मतलब होता है मैग्नीट्यूड, यानी जैसे कोई नंबर 10 किलो या 5 किलो इस टाइप से, या प्लस दिशा भी होनी चाहिए कि कोई चीज़, उससे दिशा का भी हमें पता चलना चाहिए। तो ऐसा किस में होता है, विस्थापन में ये हमें पता चलता है, परिमाण और दिशा दोनों। और जबकि अदिश राशि में सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है। ठीक है, तो सदिश राशि यहाँ कौन सा है, विस्थापन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पार्सेक किसके बराबर होता है? जो पार्सेक होता है वो आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। किसका, जो दूरी होती है उसका सबसे बड़ा मात्रक है। और एक पार्सेक में कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष जो है एक पार्सेक की वैल्यू होती है। ठीक है, और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, ब्लू ग्रीन एल्गी किस प्रकार की कोशिका का उदाहरण है? तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। और जो एल्गी जो होती है, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, जो एल्गी जो होती है आपकी, एल्गी जो होती है वो यूकैरियोटिक
यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण होती हैं, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण होती है। ये लोग ध्यान रखेंगे, इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। ज़्यादातर लोग यूकैरियोटिक आंसर इसको एल्गी की वजह से लगा आते हैं, तो लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका इसका राइट आंसर है। अब यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है, यानी न्यूक्लियस उपस्थित होता है, वो ऐसी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका होती है। और जिसमें न्यूक्लियस अनुपस्थित हो या वेल डिफाइंड ना हो, वो कोशिकाएं जो हैं आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डीम अचीवर्स से जुड़े रहें। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाते रहेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।